श्रोताओं को हमारा नमस्कार और हमारा नमस्कार हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक बेहरा को। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। धन्यवाद मैडम, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जी डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं सेरेब्रल पाल्सी है क्या? देखिए मैडम, जो सेरेब्रल पाल्सी है ये अंग्रेजी के दो शब्दों से मिलकर बना है। सेरेब्रल जिसका अर्थ मस्तिष्क होता है और दूसरा पाल्सी मतलब कमजोरी। तो कहीं ना कहीं ये जो समस्या है ये बच्चे के मस्तिष्क में हुई समस्याओं के कारण पैदा होने वाली मांसपेशियों की कमजोरी है। तो क्या इसे ही दिमागी लकवा कहते हैं? नहीं मैडम, थोड़ा अलग है। इसमें होता क्या है कि दिमाग में क्या है, इंसान के अलग अलग हिस्सों को काबू करने के एरियाज बने हुए हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं। एक हिस्सा है जो दिमाग में सुनने के लिए है, एक देखने के लिए है, एक बोलने के लिए है। वैसे ही एक हिस्सा है जो कि मांसपेशियों के कार्य को करने की क्षमता को कंट्रोल करता है कि हम जब हाथ उठाएं तो क्या ये हाथ उठ रहा है, पैर चलाएं तो पैर चल रहा है। तो होता यह है कि ऑक्सीजन की कमी होती है बढ़ते हुए भ्रूण जो माँ के गर्भ में बन रहा है, उसमें माँ को होने वाले इन्फेक्शन से उसके दिमाग में चोट आ सकती है। साथ ही गर्भ के दौरान अगर बच्चा समय पे ना रोए तो भी ऑक्सीजन की कमी आती है। जब बच्चा बढ़ रहा है, उसका मस्तिष्क धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो आमतौर पे 2 साल की उम्र तक अगर किसी प्रकार का गंभीर आघात हुआ, मान लीजिए लंबे समय तक पीलिया पड़ गया, कि निमोनिया हुआ, इन्फेक्शन हुआ, मेनिंजाइटिस हुआ, तो इससे वो हिस्सा दिमाग का जो कि मांसपेशियों के कार्य को कंट्रोल करता है, उनको क्रियान्वित करता है, वो हिस्से में आघात होता है। इस आघात से होता क्या है, हाथ के पैर की सांस लेने वाली मांसपेशियां जिस हिसाब से कंट्रोल के द्वारा काम करना चाहिए वो कर नहीं पाती। या तो वो ज्यादा कमजोर पड़ जाती हैं, ढीली पड़ जाती हैं, या अकड़ जाती हैं। तो कई बार माता पिता आते हैं कि बच्चा अकड़ा लेता है शरीर, पर वो जानबूझ के नहीं कर रहा, उसे नहीं पता कि वो ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसके कंट्रोल उसके पास है नहीं, मस्तिष्क का जो कंट्रोल है वो है नहीं। डॉक्टर साहब, अब हम ये जानना चाहेंगे इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं? हाँ जी, असल में क्या है, देखिए मस्तिष्क में हाथ को कंट्रोल करने का हिस्सा अलग है, पाँव को कंट्रोल करने का हिस्सा अलग है, सांस लेने के हिस्से को अलग है। तो कितने हिस्से में असर पड़ा है उसके आधार पर, और क्या वो अकड़ाव वाला है कि ढीलापन वाला है, इन चीजों के हिसाब से उनको अलग अलग प्रकार है। मान लीजिए एक बच्चा है जिनके दोनों पैरों में ज्यादा असर है और वो अकड़न की तरफ जा रही हैं, तो उसे हम स्पास्टिक डाइप्लीजिया कहते हैं। एक प्रकार होता है कि एक तरफ का हाथ और एक तरफ का पैर, इनमें अकड़ापन हो रखा है, तो फिर उसको हम स्पास्टिक हेमीप्लेजिया कहते हैं। एक होता है जो सबसे आप बोलें सबसे ज्यादा परेशान करने वाला जो है बच्चे को, वो है क्वाड्रिप्लेजिया कहा जाता है, जिसमें कि हाथ पैर उसके साथ साथ सांस लेने का जो आपका श्वसन तंत्र का जो हिस्सा है वो सारा कंट्रोल उसमें चला जाता है, तो इसको क्वाड्रिप्लेजिया कहा जाता है। इसके साथ साथ कई बार इन बच्चों में दौरे पड़ते हैं, कई बार उनके क्योंकि जीभ में कंट्रोल नहीं है तो बात करने में समस्याएं आती है, कई बार आंखों में और कानों में आती है। पर आमतौर पे जो स्पास्टिक डाइप्लेजिया और स्पास्टिक हेमीप्लेजिया की हम बात करते हैं, क्योंकि ये पैरों के और कुछ हद तक हाथों के लिए सीमित हैं, इन बच्चों में मस्तिष्क का बाकी हिस्सा बढ़िया काम करता है। तो ये इंटेलिजेंट होते हैं, काफी समझदार होते हैं, बातचीत करते हैं, समझते हैं। हाँ, पर जो स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया है, जो सबसे सीवियर फॉर्म हम कहेंगे, सबसे खराब प्रकार जो है, उसमें आमतौर पे बच्चा ऑलमोस्ट पूरी तरह माँ बाप पे निर्भर हो जाता है, पर बाकी जो बच्चे हैं वो जीवन में अच्छा करते हैं। डॉक्टर साहब, तो क्या ये सेरेब्रल पाल्सी का जो विकार है वो सिर्फ बच्चों में ही होता है या किसी बड़े में भी हो सकता है? नहीं, बड़ों में नहीं होता। ये इसकी शुरुआत होती है बढ़ते हुए भ्रूण के मस्तिष्क में, या डिलीवरी के दौरान, या बढ़ते हुए दिमाग तक में। होता क्या है, एक बार दिमाग में चोट पहुंच गई, आघात हो गया, तो वो जो है वापस ठीक नहीं होता। तो जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है उसमें वो जो कमी रह गई है मांसपेशियों में वो तो वहीं रहती है, उसके कारण समस्याएं धीरे धीरे बढ़ जरूर सकती हैं। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसमें समस्या रह जाती है, लेकिन शुरुआत हुई है बचपन में। डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी के टाइम कोई ऐसे टेस्ट होते होंगे जिनसे पता लगा लें, तो इसका कुछ ऐसा उपचार? प्रेगनेंसी के दौरान ये जान पाना थोड़ा मुश्किल है, पर उसमें ये रहता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर गर्भवती माएँ उस समय अपना एंटीनेटल चेकअप समय पे करा रही हैं, उनको कोई अगर बुखार आए, कोई समस्या आए, तो वो जाकर के समय पे उपचार ले रही हैं, तो फिर थोड़ी संभावना कम है। कई बार होता है कि जो बच्चा समय से पहले पैदा हो गया उसे वेंटिलेटर में रखना पड़ता है, एनआईसीयू में जरूरत पड़ जाती है रखने की, इन बच्चों में भी ये समस्या होने की संभावना रहती है। तो अब हम ये जानना चाहेंगे इनमें क्या ऐसे लक्षण होते हैं, क्या ऐसे संकेत बच्चे से मिलते हैं कि पेरेंट्स को अलर्ट हो जाना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि अगर आपने देखा होगा, बच्चा क्या है, पहले गर्दन को काबू करना सीखता है,
फिर रीढ़ की हड्डी में ताकत आती है, फिर कहीं कमर में ताकत आती है, फिर पैरों में ताकत आती है। आम तौर पे मेडिकल साइंस में इसके लिए समय सीमा निर्धारित है कि करीबन 3-4 महीने के आसपास गर्दन में कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। करीबन 6 महीने के आसपास वो बच्चा बैठने लगेगा और करीबन 8-9 महीने के आसपास सहारे के साथ खड़ा होना शुरू करेगा और करीबन साल भर के आसपास वो सब सहारे के साथ चलना शुरू कर देगा। कई बार कुछ बच्चे 1 साल तक होते होते बिना सहारे के भी चल लेते हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। अगर इस दौरान कहीं पर भी ऐसा लगता है कि बच्चा का तो गर्दन काबू ही नहीं हो रहा जबकि 6 महीने हो गए, इसका मतलब कि मांसपेशियों में काबू करने की क्षमता आ नहीं पा रही और उसके साथ साथ बैठना, खड़ा होना सब लेट होता जाएगा। इन बच्चों में कई बार होता है कि लार जो होती है मुंह से वो टपकती भी रहती है। तो जो कंट्रोल होना है मांसपेशियों में वो हो नहीं पाता और इनका शरीर अकड़ा हुआ रहता है बच्चों में। तो जब ऐसा कभी भी लक्षण मिले तो शीघ्र या तो पीडियाट्रिशियन, क्योंकि आमतौर पे बच्चों की बीमारी के लिए उनके पास जाते हैं, या फिर इवन ऑर्थोपेडिक सर्जन या फिर जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनसे संपर्क करना चाहिए। जी। अब डॉक्टर साहब ये सारी चीजें जब हमने जान ली तो अब इसका उपचार किस तरह से किया जाता है? क्या दवाई गोली है या कोई ऑपरेशन करके इसे ठीक कर सकते हैं और कितना लंबा इलाज चलता है? देखिए, ये इलाज जो है वो उस अकड़ापन को कम करके बच्चे को अपना काम कर पाने, एक नॉर्मल बच्चे की तरह बढ़ने, इसके लिए केंद्रित होता है। उसमें अकड़ापन को कम करने के लिए बैक्लोफेन नाम की एक दवाई आमतौर पे दी जाती है। कई बार वो सिरप के हिसाब से दी जाती है, कई बार टैबलेट के हिसाब से दी जाती है। और जो मांसपेशियां अकड़ रही हैं उनको लचीलापन बनाए रखने के लिए एक्सरसाइजेस की जाती हैं। अच्छा। तो जो दवाई है आमतौर पे पीडियाट्रिशियन शुरू करते हैं, उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है कि वो अब उनके सुपरविजन में लगातार कसरतें करनी है। हाँ। और जब वो अकड़ापन ऐसा लगता है कि अब एक्सरसाइज के बाद भी, फिजियोथेरेपी के बाद भी इम्प्रूव नहीं हो रहा और ऐसा लगता है कि ऑपरेशन के माध्यम से मांसपेशियों को ढीला करने पर उसके बाद दोबारा से एक्सरसाइज करना, फिजियोथेरेपी कर पाना संभव हो पाएगा, तभी ऑपरेशन के लिए कहा जाता है। अच्छा। कई बार होता है कूल्हे का जोड़ होता है, वो बाहर निकलने के लिए कगार पे आ जाता है। अच्छा। ज्यादा अकड़ापन के कारण, तो फिर उसे वापस बैठाना पड़ता है। तो ऑपरेशन का भी अपना काम है, पर ऑपरेशन की जरूरत आमतौर पे तभी पड़ती है जब बाकी चीजों का इलाज हो रहा है वो कहीं ना कहीं अपनी क्षमता तक पहुंच चुका है, उसके आगे और फर्क न पड़े। एक लेवल के बाद। तो फिर घर वालों का क्या रोल रहता है, परिवार की क्या भूमिका हो सकती है? जो एक्सरसाइज है वो बेहतर ये होता है कि घर में माँ बाप या और दादा दादी वो कंटिन्यू दिन में 3 से 4 बार कराते रहें, ताकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है मांसपेशियों में लचीलापन बना रहे। जो स्पैस्टिक डाइप्लेजिया और हेमीप्लेजिया के बच्चे हैं उनका, इवन जो ट्राइप्लेजिया के बच्चे हैं उनका मानसिक विकास बहुत अच्छा हो, खाली मांसपेशियों में अकड़ापन है। तो अगर हम रेगुलर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी कर रहे हैं और लचीलापन बना हुआ है, तो चलने में जरूर थोड़ा सा अजीब लगता है कि बच्चे का पैर थोड़ा अकड़ता हुआ चल रहा है, पर इसके अलावा वो बच्चा स्कूल जा सकता है, पढ़ाई कर सकता है। एम्स में कई सारे हमारे नर्सिंग स्टाफ हैं जिनको ये समस्या है, पर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उस हिसाब से आप देखें तो ये संभव है। पर ये जो एक्सरसाइज है लचीलापन बनाए रखने की, जो ये आम तौर पे बच्चा जब तक पूरा बढ़ ना जाए, 16-17 साल तक की उम्र तक भी एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। जितना हो सके नॉर्मल बच्चों के साथ रखना है। बच्चे को ये समझाना है कि आप में आप बढ़िया हो, सब ठीक है, कुछ चीजें आगे पीछे हैं वो चलती रहती हैं। तो मानसिकता का सही होना बहुत जरूरी है। हाँ। अगर मस्तिष्क सही है, बाकी सब चीज है, इंटेलिजेंट है, तो नॉर्मल बच्चों की तरह ही रखना ज्यादा अच्छा है। अलग थलग करने का औचित्य नहीं है। यानी कि परिवार, समाज और स्कूल सभी को थोड़ा सा धैर्यपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, तो ये भी धीरे धीरे मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं। हम ये भी मान के चलें कि वे बड़े होने पर कुछ न कुछ व्यवसाय भी कर सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं, बस अपना ध्यान रखते रहें। परिवार को क्या एडवाइस करना चाहेंगे? सबसे पहला माता पिता को ये समझना है कि बच्चा बीमार नहीं है, कुछ अलग है और उसको मानना है, उसको एक्सेप्ट करना है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसे समझाना है कि ये होता है, हो सकता है, अब बाकी सब आपका ठीक है, आप मुख्य धारा से जुड़ो तो ही अच्छा है। एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है जो आमतौर पे नेग्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि लगता है कि अब तो ऑपरेशन हो गया, चलो सब ठीक है, पर ऐसा नहीं है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ रहा है अकड़ापन आएगा, तो उस चीज को कम करने के लिए, काबू करने के लिए अगर हम कंटिन्यू रखें, सामान्य जीवन में एक्सरसाइज रहें, बच्चे में स्ट्रेचिंग जो एक्सरसाइजेस हैं वो करते रहें,
तो आमतौर पे बच्चे अच्छा करते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ खान पान का प्रभाव पड़ता है? नहीं, खान पान से इसका संबंध नहीं है। आमतौर पे नॉर्मल खाना पीना, बाकी सब चीजें ठीक है शरीर में। लोग सोचते हैं कि शायद कैल्शियम रिच डाइट लेंगे, दूध दही वगैरह हो। नहीं, जैसे दूध दही तो मांसपेशियों को और हड्डियों के नॉर्मल ग्रोथ के लिए चाहिए, वो तो वैसे भी लेना चाहिए, पर अलग से इसके लिए एक्स्ट्रा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जी, कुल मिलाकर हम ये बात कर सकते हैं कि ये एक ऐसा विकार है जिसमें एक्सरसाइज का बहुत रोल है। हाँ जी। साथ ही समय पर इसका अगर हम ट्रीटमेंट शुरू कर दें, डॉक्टर साहब, कि इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं क्या जिससे पता लग जाए? देखिए, एक टेस्ट है जिसको हम, आप जानते होंगे, MRI करके कहा जाता है। वो हर मरीज में होना आवश्यक नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है, हम जांच करते हैं, क्लिनिकल जांच करते हैं, और उसमें लगता है कि नहीं, ये उस पैटर्न में ही बैठ रहा है, और साथ में गर्भ के दौरान या उसके दौरान जो इवेंट हुआ है उसके बारे में हमें क्लियर पता है, तो अलग से टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। क्लिनिकल आप हाँ जी, से ही बता पर कई बार होता है जब मन में शंका रहती है कि कहीं ये कुछ और तो नहीं जो हम मिस कर रहे हैं, तो आमतौर पे जो पीडियाट्रिशियन है, जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो एक MRI रिकमेंड करते हैं। उसमें उस पैटर्न को देखा जाता है कि क्या दिमाग का वो हिस्सा जो मांसपेशियों को काबू कर रहा है उसमें चोट आई है या नहीं। अगर आई है तो फिर वो शंका ऑलमोस्ट दूर हो जाती है कि ये कुछ और है, ये सेरेब्रल पाल्सी ही है। जी, और कुछ कहना चाहेंगे हमारे श्रोता साथियों से? श्रोताओं से यही रहेगा निवेदन कि जो कोई अलग दिखता हो उसको अलग ना माने। हर बच्चा अलग है और हर बच्चा इंसान यूनिक है। तो मेरे हिसाब से हर बच्चे के साथ सहानुभूति रहना चाहिए। बिल्कुल। अलग कोई दिखता हो तो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है। जी, उनकी खूबियों को पहचानें और उसको डेवलप करने का प्रयास करें, परिवार और समाज। बहुत ही अच्छी और उपयोगी जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।